हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 21 डे सीरीज में। आपका 22 वाला सीरीज आ गया है, मतलब कि सेकंड सीरीज है ये। सेकंड नंबर के क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, जिसकी यूनिट का नाम है रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस है ये। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि के द्वारा करता है, मतलब कि जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो इंक्रीज हो जाती है उत्प्रेरक डालने पर। तो इसमें से कौन सी कंडीशंस है जो इस पे अप्लाई हो रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि। जो संकीर्ण ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है? नहीं, सक्रियण ऊर्जा में अगर वृद्धि होगी तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होगी वो घट जाएगी। जैसा कि आपने ऐसा समीकरण ऐसा कुछ ग्राफ देखा होगा। ये ग्राफ में आपने देखा होगी जितनी अधिक ईए होगी, ये जितनी अधिक होगी, जितनी ही संकीर्ण ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसकी रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही कम होगी। तो इसका ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता है। अब देखते हैं सेकंड वाला, संकीर्ण ऊर्जा में कमी, ये वाला आंसर हो सकता है। क्योंकि अगर संकीर्ण ऊर्जा में अगर कोई उत्प्रेरक कमी कर दे तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या है? बी है। अभिकर्मकों से क्रिया करके, जो अभिकर्मक होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, वो आपस में क्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो थोड़ी बहुत ही इंक्रीज हो सकती है। अगर हम अभिकर्मकों की क्रिया को ज्यादा ही तेजी से कराते हैं, अभिक्रिया की दर की क्रिया ज्यादा ही तेजी से कराते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो थोड़ी सी ही इंक्रीज होगी। ऐसा ही उत्प्रेरक की क्रिया करके भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड है। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि के लिए अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। मतलब कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को 10 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाते हैं, 10 डिग्री तापमान से बढ़ाते हैं, तो उसकी अभिक्रिया का रासायनिक वेग होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है, दर होती है, वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 2 गुना हो जाता है, मतलब कि 2 गुना हो जाता है। तो 10 डिग्री से 100 डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। तो 10 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, 10 से 100 तक का वृद्धि कर रहे हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया की वेग कितना गुना हो जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो अब देखते हैं, अगर 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितना होता है? 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। और अगर हम 0 से 20 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 से 10 2 गुना, 10 से 20 2 गुना, और तो इसका मतलब क्या है? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगर 0 से 30 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 9 गुना। कितना होगा? 9 गुना। कितना हो जाएगा? 9 गुना। आप सोच रहे होंगे कि 3 गुना होगा, बट 3 गुना ना, सॉरी, आप सोच रहे होंगे 6 गुना होगा, बट 6 गुना ना होके 9 गुना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में बढ़ता है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस पे 0 से 10 हो रहा है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर कितना है? 1 है। और अगर 0 से 20 हो रहा है, 10 और 20 2 हो रहे हैं, 2 है, तो इसका मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर कितना है? 2 है। ठीक है। और 0 से 30 हो रहा है तो 2 हो रहा है। 0 से 10 1, 10 से 20 2, 20 से 30 3 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना कर दिया? 3 कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 3 करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 8 आएगा। क्या होगा? 8 गुना होगा। क्या होगा? 8 गुना होगा।
2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार आगे करते जाएंगे तो आगे आपको पता चलता जाएगा। तब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 10 डिग्री से 100 डिग्री तक तापमान बढ़ाना है, तो 10 से 100 बढ़ाओ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ा है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 9 टाइम बढ़ा है, 9 टाइम बढ़ा है, 9 गुना बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर कितना कर दो, 9 कर दो, 2 की पावर 9 का आंसर कितना होगा, 2 की पावर 9 का आंसर होता है, 2 की पावर 9 करते हैं, उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर आता है 512 आंसर होता है। 2 की पावर 9 का उस पावर 2 की पावर 9 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 512 आएगा, तो इसका आंसर क्या है, सेकंड है, इसका भी आंसर क्या है, सेकंड है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया 3a प्लस बी से बनता है c प्लस डी के लिए अभिक्रिया की दर प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब कि अभिक्रिया की क्या लिखनी है, दर लिखनी है, क्या लिखनी है, दर लिखनी है, अभिक्रिया की दर लिखनी है। तो लिखते हैं 3a प्लस बी से क्या बनता है, c प्लस डी बनता है, c प्लस डी बनता है। तो घट कौन सा रहा है, मतलब जो अभिकर्मक हैं वो घटते हैं, प्रोडक्ट होता है वो बनता है, ये कम होते हैं ये बनते हैं, तो कम होते हैं उसके लिए क्या है, किसका चिन्ह लेते हैं, माइनस का चिन्ह लिखते हैं, तो -1/3 जो स्टोइकियोमेट्री है उसे नीचे लिखते हैं, एंड डी ए का ए लिखेंगे अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं, अभिक्रिया की दर, तो रेट इक्वल्स टू लिख रहे हैं, रेट इक्वल्स टू लिख रहे हैं। फिर क्या है, बी भी घट रहा है, बी भी घट रहा है, तो इसका मतलब बी भी नेगेटिव में होगा, बी भी नेगेटिव में है तो यूं लिख सकते हैं। एंड सी और डी बन रहा है, सी और डी क्या हो रहा है, बन रहा है, तो उसे किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। और डी भी बन रहा है तो डी को भी प्लस में लिखेंगे, इक्वल टू सी डी अपॉन डी टी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट वाला इसका आंसर है, सेकंड वाला तो हो ही नहीं सकता, थर्ड वाला भी नहीं है, फोर्थ वाला भी नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के मध्य होने वाली क्रिया में, ए और बी के मध्य क्रिया हो रही है, क्रिया में ए तथा बी का क्रम क्रमशः 2 व 3 है, मतलब ए और बी का क्रम क्या है, 2 और 3 है। यदि ए तथा बी की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तब क्रिया की दर किस कारक पर निर्भर करेगी। तो हम लिखते हैं फर्स्ट वाली क्रिया क्या है, फर्स्ट की दर लिखते हैं, फर्स्ट की दर है, ए तथा बी की दर क्या है, 2 से 3 क्रम है, मतलब ए का 2 एंड बी का 3 है, तो इससे क्या लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड दर लिखते हैं, सेकंड की रेट लिखते हैं, सेकंड की दर क्या है, यदि ए तथा बी की सांद्रता दोगुनी कर दी है, मतलब कि सांद्रता दोगुनी करिए, तो सांद्रता दोगुनी करिए 2a की पावर 2 एंड 2b की पावर 3, इससे लिख दो समीकरण
दो, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड। तो इससे हम समीकरण फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं, समीकरण सेकंड ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दर ए और दर दो, अब इन दोनों का भाग दे देते हैं, तो इन दोनों का भाग देते हैं, तो दर एक अपॉन दर दो इज इक्वल्स टू, ये लिखते हैं ए की पावर 2 एंड बी की पावर 3 अपॉन में ये 2 बाहर आ जाएगी तो 4 हो जाएगा, 4 एक की पावर 2 एंड ये 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 8, क्या हुआ 8 बी की पावर 3। ये और ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो क्या हो गया 1/32। ये दर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दर दो है, दर दो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 दर फर्स्ट। क्या पूछा है इसने, जो दर दो है जो दुगनी कर दी जाए तो क्रिया की दर क्या होगी, सेकंड वाली दर क्या होगी, तो सेकंड वाली दर फर्स्ट की कितनी होगी 32 गुना होगी, कितनी होगी 32 गुना होगी। तो इसमें क्या आंसर है सी, क्या आंसर है सी वाला आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया दर निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत है। जो अभिक्रिया की दर का समीकरण लिखा हुआ है, इसके दर स्थिरांक का मान को कैसे बढ़ाया जाए। जो दर स्थिरांक होता है, जो के होता है, ये उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करें, तापमान को बढ़ाकर, NO की सांद्रता को बढ़ाकर, या Cl2 की सांद्रता को बढ़ाकर, या उपयुक्त सभी। तो ये सांद्रता पर तो निर्भर करता ही नहीं है, तो ये दोनों के ऑप्शन कैंसल आउट हो गए। और ये तापमान को बढ़ाने पर, ये तापमान को इंक्रीज करते हैं, तो जो इसमें ऊर्जा होती है, जो अभिकर्मकों के मध्य ऊर्जा होती है, जो टक्कर होती है, वो ज्यादा तेजी से होती है, जिससे संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, संकीर्ण ऊर्जा वाली ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो तापमान पर निर्भर करता है, तो डी वाला भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना होगा। एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं बताता हूं, किसी भी अभिक्रिया की दर स्थिरांक को निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला से। अगर किसी दर स्थिरांक की इकाई निकालनी है तो क्या करें, उसका फॉर्मूला होता है मोल 1 माइनस n एंड लीटर n-1 एंड सेकंड इनवर्स। अब इसमें कौन सा पूछा है, क्या पूछा है शून्य कोटि का। तो सिर्फ n की जगह पर जो n है वो क्या है कोटि है, जो जिस भी कोटि का निकालना है मान वो कोटि है। तो n की जगह पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे और लिखते हैं। तो इसकी जगह पर 0 लिखते हैं तो मोल आएगा, मोल, क्योंकि 1 माइनस 0 1, ठीक है। और 0 माइनस 1 तो लीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स है ही। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर क्या है सी, इसका आंसर क्या है सी। अब इसमें जैसे कि कोई और है, अगर प्रथम कोटि के निकालते, फर्स्ट कोटि के निकालते, तो इसकी जगह पर भी 1 आ जाता, इसकी जगह पर भी 1 आ जाता। तो 1 1 माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1 0, तो मोल 0 हो जाता, ये भी 0 होता।
तो इसका मतलब ये एक और सेकंड इनवर्स, तो इसका आंसर क्या आता? सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट कोटि के दर स्थिरांक की इकाई क्या है? सेकंड इनवर्स। ऐसे ही सेकंड कोटि की निकालते मतलब द्वितीय कोटि की निकालते तो बस n की जगह पे क्या लिख देते? 2 लिख देते। तो ऐसे ही द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक का इकाई निकल आती। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रारंभ होने पर 10 सेकंड बाद 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तथा 20 सेकंड के बाद 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम कोटि की अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इक्वल्स टू होता है 0.693 अपॉन में के क्या है? वेग स्थिरांक है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेग स्थिरांक निकालना पड़ेगा। तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन डेल टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये आप वेग स्थिरांक फर्स्ट कोटि की वेग स्थिरांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो अब इसमें सिंपली मान रखते हैं तो के इक्वल्स टू 2.303। टाइम क्या क्या दिया है? एक तो 10 सेकंड दिया है और एक 20 सेकंड दिया है। मतलब कि प्रारंभ में 10 सेकंड बाद में 20 सेकंड। तो प्रारंभ में 20 सेकंड T2 माइनस T1 होता है। तो T2 क्या दिया है? 20 दिया है। T1 कितना दिया है? 10 दिया है। लॉग प्रारंभ में ए का मान अपॉन बाद में जो बनता है वो वाला मान। सिंपली मान रखेंगे तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है? 20 है। माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। लॉग ए की वैल्यू कितनी है? 0.04 अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू सीधी सीधी दी हुई है। अंतिम वैल्यू दी हुई है, अंतिम मान दिया हुआ है 0.03। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 3 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा? 1.23 कुछ ऐसा आएगा। और log 1.23 का मान क्या होता है? log 1.23 का मान होता है 20 में से 10 गया तो कितना बचा? 10। और log 123 का मान कितना होता है? log 123 का मान आप सिंपली याद कर लेना 0.129 कुछ ऐसा आता है। log 123 का मान कुछ ऐसा ही होता है। और सिंपली ये k का मान है उसे इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.203। तो 0.2303 मल्टीप्लाई 0.129। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। अब इसका भाग सीधा सीधा देंगे। अगर ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो कितने जाएगा? ऊपर 4 जीरो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद अप्रोक्स कितना आएगा? 24 सेकेंड। कितना आएगा? 24 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, जो कि कौन सा है? ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या है? ए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है,
प्रथम कोटि अवक्रिया का दर स्थिरांक का मान कितना दिया है? 3 इंटू 10 टू द पावर 6। क्या नहीं, -6 होगा। क्या होगा? -6 होगा। के की वैल्यू कितनी दी है? के की वैल्यू दी है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की है, इसीलिए इसका मात्रा क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होगा। यदि प्रारंभिक सांद्रता क्या है? प्रारंभिक सांद्रता ए की वैल्यू कितनी है? 0.10 m हो तो अभिक्रिया की प्रारंभिक दर क्या होगी? अभिक्रिया की प्रारंभिक दर लिखते हैं, तो अभिक्रिया की प्रारंभिक दर क्या होगी? तो दर इक्वल टू क्या होती है? कांस्टेंट, वेग कांस्टेंट, दर स्थिरांक एंड सांद्रता पद। तो इसकी प्रारंभिक दर क्या होगी? ये होगी। तो इसमें सिंपली सिर्फ मान रख देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो इसमें मान रखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है? मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? प्रारंभिक सांद्रता है 0.10 मोल। तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? अगर इसे काटेंगे तो नीचे क्या जाएगा? 10 जाएगा। क्या जाएगा? नीचे 10 जाएगा। तो ये पूरा चला जाएगा। और 10 का ऊपर करेंगे तो क्या होगा? एक घात बढ़ जाएगी, नेगेटिव की एक घात बढ़ जाएगी। तो कितना आंसर आएगा? दर इक्वल टू कितना आएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर -7। ये मोल पहले दिया था और सेकंड इनवर्स इसका मान था, तो इसकी यूनिट क्या हुई? मोल सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? एक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, जो दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? जो दर स्थिरांक के होता है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, द्रव्यमान पर, भार पर या समय पर? तो आपका द्रव्यमान पे तो निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो के कांस्टेंट होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें सिंपल सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यह दर स्थिरांक है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है और समय पर भी निर्भर नहीं करती है, ना ही भार पर निर्भर करती है, भार पर भी निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या है? टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर करती है। तापमान पर निर्भर कैसे करती है? कि अगर किसी अभिकर्मक का तापमान को इंक्रीज करते हैं, अभी किसी अभिक्रिया के तापमान को इंक्रीज करते हैं, तो उसकी संकीर्ण ऊर्जा का मान संकीर्ण ऊर्जा के जितना ही मान प्राप्त कर लेता है, और जो अभिक्रिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेजी से टक्कर करते हैं और संकीर्ण ऊर्जा तक की एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या है? तापमान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अभिक्रिया के दर स्थिरांक मतलब कि के का मान दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ है, ये दर स्थिरांक का मान है, पाया गया इस अभिक्रियाई कोटि क्या होगी? अगर इस प्रकार का कभी क्वेश्चन तुम्हें दिखे, अगर इस प्रकार का कभी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? दर स्थिरांक के मात्रक की तरफ देखना है, मतलब यूनिट की तरफ देखना है, इकाई की तरफ देखना है कि उसकी इकाई क्या है। तो दर स्थिरांक की इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्या है? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखी, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो उसकी इकाई भी क्या थी? यही थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स थी। तो इसका आंसर क्या है? ए है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि और किसी कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक के मान निकलवाए, इकाई का मान निकलवाए, तो उसे कैसे निकालना है उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्रॉपर, उसे याद रखना है आपको।
तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, अभिक्रिया में प्रवेश पाने के लिए अणुओं की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? अगर कोई रिएक्शन है, अगर कोई अभिक्रिया है, उससे पाने के लिए, मतलब कि अगर कोई अभिक्रिया को होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया को होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा। उसे क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो आपने ऐसा ग्राफ पढ़ा होगा, जो EA है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर कोई अभिक्रिया इस ऊर्जा गैप को प्राप्त कर लेता है, इस ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, वो अभिक्रिया हो जाती है। तो किसी अभिक्रिया को होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, मतलब जो अभिक्रिया का दर स्थिरांक है K है, उस पर टेम्परेचर का प्रभाव व्यक्त करने वाले आर्हेनियस समीकरण है। जो आर्हेनियस समीकरण दिया था वो कौन सा है इनमें से? तो आर्हेनियस समीकरण कौन सा है? ये तो हो ही नहीं सकता K = EA/RT। हाँ ये है, बट इसमें एक कांस्टेंट लगा होता है, वो इसमें नहीं लगा है। जो कौन सा कांस्टेंट होता है? आर्हेनियस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है डी। तो अब ये बताओ, जो दर स्थिरांक है, मतलब कि जो K है, वो टेम्परेचर के प्रभाव को कैसे दर्शाता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो जो K है, जो दर स्थिरांक है, उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो दर स्थिरांक का मान भी इंक्रीज होता है, मतलब कि बढ़ता है। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, मतलब कि कम करते हैं, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो K का मान भी डिक्रीज होता है। तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि जो K है, दर स्थिरांक है, वो टेम्परेचर के समानुपाती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो दर स्थिरांक का भी मान बढ़ेगा, और टेम्परेचर को घटाओगे तो दर स्थिरांक का मान भी घटेगा। ये समीकरण किसका है? आर्हेनियस का समीकरण है। जो आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये समीकरण दिया था। इसीलिए ये दर स्थिरांक और ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। तो थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही हम क्वेश्चंस और भी कराएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अभी मैं कुछ एक चैप्टर के ही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम 2-2, 3-3 चैप्टर्स के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और फाइनली सारे चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे आपके जो रीनीट का एग्जाम है उसमें हेल्पफुल हो आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।